चलो, तो डार्क रिएक्शन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जिस कंपाउंड का हम यूज करते हैं, कल का ही डिस्कशन था, 5 कार्बन एटम वाला कंपाउंड C1, C2, C3, C4, C5, 5 कार्बन एटम वाला कंपाउंड राइबुलोस डाइफॉस्फेट। डाई मतलब 2 फॉस्फेट है, तो 2 फॉस्फेट बना देते हैं अपन। यहां पे एक फॉस्फेट फर्स्ट कार्बन एटम पे है और दूसरा फॉस्फेट 5th कार्बन एटम पे है, इसीलिए द सेम कैन बी रिटर्न एज Ru15 फॉस्फेट। मतलब इस राइबुलोस कंपाउंड में फॉस्फेट फर्स्ट पोजीशन पे है, मतलब फर्स्ट कार्बन एटम पे, और 5th कार्बन एटम पे। 15 का मतलब होता है पोजीशन ऑफ फॉस्फेट। अब सबसे पहले इस राइबुलोस डाइफॉस्फेट में, ओके, राइबुलोस डाइफॉस्फेट में एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा तो रिएक्शन का नाम कार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। उसमें अपन ने कल क्या पढ़े थे? कल यहां तक हो गया था बेटा? ठीक है, चलो, तो यहां पे था C1, उसके बाद C2, उसके बाद C3, उसके बाद C4, उसके बाद C5। ठीक, उसमें फॉस्फेट जो था वो था फर्स्ट कार्बन एटम पे, और फॉस्फेट जो था 5th कार्बन एटम पे। अब जैसे ही यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन जाके 4th एंड 5th कार्बन एटम के बीच में जाके अटैच हो जाता है। कहां पे बेटा? 4th एंड 5th के बीच में, जिसकी वजह से अब सीक्वेंस चेंज हो गया। C1, C2, C3, C4, ये बन गया C5 और ये ऑटोमेटिकली बन गया 6। लेकिन आप देखो यहां पे फॉस्फेट जिस कार्बन एटम को अटैच था, अभी भी उसी कार्बन एटम को अटैच है। फॉस्फेट उखड़ के अलग कार्बन एटम को जाके अटैच हुआ क्या? नहीं, सिर्फ दिखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो 6th को अटैच है, दिखने में, क्योंकि सीक्वेंस चेंज हो गया, 5th के बाद 6th आया, तो दिखने में ऐसा लग रहा है कि फॉस्फेट 6th को अटैच है, बट वो एक्चुअली किसको अटैच है? उसी कार्बन एटम को अटैच है जिस कार्बन एटम को वो अटैच था। तो केमिकली इसका पोजीशन चेंज नहीं होता है। तो नीट में क्वेश्चन अच्छे से याद रखो, ऑन कार्बोक्सिलेशन द पोजीशन ऑफ फॉस्फेट डो फिजिकली चेंजेस, but chemically the position does not changes. It is attached to same carbon atom as it was attached in ribulose diphosphate. अब ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। अब ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होने की वजह से जल्दी से जल्दी स्टेबल होने की कोशिश करेगा, और जल्दी से जल्दी स्टेबल होने की कोशिश के चक्कर में ये बीच से कटेगा। बीच से कटा मतलब
बॉन्ड बिटवीन C3 एंड C4 कट गया। बीच से कटने की वजह से ये अब डिवाइड हो गया दो हिस्सों में। जब भी कोई चीज बीच से कटती है तो उसको बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। कोई भी चीज बीच से कटती है तो बीच से कटे बराबर अब क्या बना देखो, अब ये हो गया C1, तो ये क्या रहेगा अभी भी C1, C2, C3, बीच से कटा ना बेटा, ये हो गया C4, काटता हूं मैं भी फिर से, C5, उसके बाद C6। फॉस्फेट कहां कहां पे था मुझे बताओ? फॉस्फेट फर्स्ट पे था और फॉस्फेट सिक्स्थ पे था। अभी कटा कहां से बेटा? वो बीच से कटा ना, मतलब थर्ड एंड फोर्थ से कट गया। अब थर्ड एंड फोर्थ से कट गया तो अब दो कंपाउंड अलग अलग हो गए। अब ये C1, C2, C3 तो रहेगा ही, लेकिन अब ये हट गया ना, अलग हो गया ना, तो अब ये 4 नहीं रहेगा, अब ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया 3। लेकिन ध्यान रखो ये फॉस्फेट के बारे में, पहले ये फॉस्फेट फिजिकली कहां पे था? 5th पे, बाद में फिजिकली कहां पे हुआ? 6th पे, बाद में फिजिकली कहां पे दिख रहा है? 3rd पे। लेकिन केमिकली पहले वो जिस कार्बन को अटैच था अभी भी उसी कार्बन को अटैच है, मतलब फिजिकली पोजीशन चेंज हुआ लेकिन केमिकली अभी तक पोजीशन चेंज नहीं हुआ उसका। राइबोलोज डाइफॉस्फेट में जिस कार्बन एटम को अटैच था अभी भी उसी कार्बन एटम को अटैच है। अब ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल कंपाउंड है, ठीक। इसमें कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम। इसमें कितने कार्बन एटम है? 6 कार्बन एटम। इसमें कितने हैं? 3 कार्बन एटम। फर्क इतना है कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये 2 मॉलिक्यूल है। मानते हो बात को? तो ये 3 कार्बन एटम वाला कंपाउंड जो है दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब कितने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है देखो? 2। मतलब ये तो गिनेंगे नहीं क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। मतलब अगर अपन ने 1 मॉलिक्यूल ऑफ RUDP लिए एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिए तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA मिले हमको? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखो ना RUDP कितना है? 1 बराबर। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 1। लेकिन आपको PGA कितने मिले? 2। So when 1 molecule of RUDP combines with 1 molecule of carbon dioxide forms 2 molecules of phosphoglyceric acid। फिर बहुत लोग बोलेंगे कि सर आप ये क्यों नहीं कंसिडर करो ना, लिखो ना, मैंने कब मना किया? बट जरूरत नहीं है बेटा, कारण ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, वो रहेगा नहीं। इमीडिएटली स्टेबल होने के चक्कर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमने रिएक्शन बैलेंस किए थे, आपको याद है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ऐसे लिए थे ना हमने। तो अब ये 1 के जगह अगर मैंने 6 लिया, 1 के जगह अगर 6 लिया तो ये 1 के जगह 6 हो जाएगा और ये 2 के जगह कितना हो जाएगा? 12 बराबर। क्योंकि हर चीज डबल हो गया ना, तो 1 के 2 हो गए तो 2 के कितने होंगे?
अगर 1 के 6 हुए तो 2 के कितने हो जाएंगे? 12। बराबर, डबल हो गया ना वहां पे। तो यहां पे हमारे पास में 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है उसमें 50% में 50% में फॉस्फेट फर्स्ट कार्बन एटम को अटैच है, और बचे हुए 50% में फॉस्फेट कहां पे है? 50% में बचे हुए 50% में फॉस्फेट थर्ड पोजीशन पे है। देखो बेटा, कुछ चीजें तो हमको अभी मैंने पहले ही बोला, मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बेसिस पे समझाना जब शुरू किया तो मैंने आपको क्या बोला कि मैं केमिस्ट्री को बायोलॉजी में यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं केमिस्ट्री का उतना ही पार्ट मैं बायोलॉजी में यूज कर रहा हूं जितना मुझे आपको कंसेप्ट समझाने के लिए चाहिए। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट अगर ये वीडियो देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि ये आरयूडीपी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनकम्प्लीट है। कुछ लोग गलत बोलेंगे, लेकिन मैंने पूरा ही नहीं लिखा ना, तो गलत कैसे होगा? वो इनकम्प्लीट होगा। मैं चाहूं तो कंप्लीट कर सकता हूं बेटा। पावर पॉइंट में जब मैं बना के आपको बताऊंगा तो उसमें पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं कंप्लीट रखूंगा, जिसको पढ़ना है पढ़ो, क्योंकि वो नीट में भी नहीं है तो क्यों पढ़ना। बट फिर भी अगर किसी को लगता है तो वो पढ़ सकता है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं दे दूंगा, एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा वो वाला। बट यहां पे ध्यान रखना कि हमको कंसेप्ट चाहिए, तो यहां पे केमिस्ट्री का मैं उतना ही कंसेप्ट ले रहा हूं जितना बायो के कंसेप्ट को समझने के लिए चाहिए। तो कुछ कुछ लूप होल्स रहेंगे, वो हमको छोड़ते हुए आगे बढ़ना है, नहीं तो ये समझेगा ही नहीं। क्लियर? चलो, अब मुझे बैलेंस करना है इसको, तो अब क्या करूंगा? मैं फॉस्फेट ऐड करूंगा। अब यहां पे अपन क्या करेंगे बेटा? फॉस्फेट ऐड करेंगे। जब यहां पे फॉस्फेट ऐड होगा, क्यों ऐड करेंगे पता तो ना, तो उसको बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फेट क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि मैं दोनों को बैलेंस करूंगा ना। एक इसमें फॉस्फेट में थर्ड कार्बन एटम को अटैच करेंगे और 50% में फॉस्फेट अपन फर्स्ट को अटैच, क्योंकि हमको दोनों को बैलेंस करना है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया कहां से? भाई हमारे पास एटीपी है ना, इस एटीपी में से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकालो, तो बचा क्या? एडीपी। छीनो ना यहां से। फिर आप बोलोगे कि सर एटीपी में से फॉस्फेट निकला, तो उसको बोलते हैं डीफॉस्फोराइलेशन। चलो लिख देता हूं मैं यहां पे डीफॉस्फोराइलेशन। लेकिन ध्यान रखो, अगर एटीपी का डीफॉस्फोराइलेशन हुआ तो ही पीजीए का क्या हो पाएगा? फॉस्फोराइलेशन। मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉस्फोराइलेशन करना है तो फॉस्फेट चाहिए, तो ये फॉस्फेट के लिए एटीपी का डीफॉस्फोराइलेशन करना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान रखना, कुछ बुक्स में, कुछ नोट्स में इस एरो के ऊपर आपको डीफॉस्फोराइलेशन मिलेगा, लेकिन वो डीफॉस्फोराइलेशन पीजीए का नहीं है, वो डीफॉस्फोराइलेशन एटीपी का है। बराबर? तो अब हमने दो चीजों का इस्तेमाल कर लिए बेटा। मैंने क्या बोला? लाइट रिएक्शन से 3 चीजें और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से। तो इस वाले रिएक्शन में हमको 4 चीजों का इस्तेमाल करना है, उसमें से हमने एक चीज का इस्तेमाल कर चुके हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे चीज का भी हमने इस्तेमाल कर चुके हैं, वो है एटीपी। जैसे ही फॉस्फेट ऐड किया तो C1C2C3 फॉस्फेट, C1C2C3 फॉस्फेट फॉस्फेट, मतलब C1 पे फॉस्फेट, C3 पे फॉस्फेट, C1 पे फॉस्फेट, C3 पे फॉस्फेट। मतलब यहां पे क्या हो गया? अभी पूरे के पूरे 12 के 12 में, 12 के 12 में पूरे 100%,
100%, C1, C2, C3। 50% में फॉस्फेट कहां पे था बेटा? फर्स्ट पे। 50% में फॉस्फेट कहां था? फर्स्ट पे। तो नया फॉस्फेट कहां पे लगा? थर्ड पे। 50% में फॉस्फेट कहां पे था? थर्ड पे। तो नया कहां पे लगा? 1 पे। मतलब ये अभी भी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, लेकिन 2 फॉस्फेट की वजह से ये बन गया डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहां पे कुछ रिएक्शंस मिसिंग है। अब वो सब चीज बेटा अपने सिलेबस में नहीं होने की वजह से मैं भी प्लीज यहां पे ज्यादा कोई चीज और हाईलाइट नहीं करूंगा। यहां पे वो सब होते हैं बेटा जो आप सोच रहे हो, मतलब यहां पे फॉस्फेट का ऐड होना और सभी से फॉस्फेट निकल जाना, तो वापस हमको क्या मिलने वाला है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वगैरह मिलेगा, और सभी के सभी इसमें से या तो थर्ड से निकलेगा या तो 1 से निकलेगा। तो 100% अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में फॉस्फेट की पोजीशन सेम हो गई। अब यहां तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो गया, ठीक है, फिर एटीपी भी यूज हो चुका है, बट हमारा एम मत भूलो बेटा। हमारा एम क्या है? आगे जाके हमको क्या बनाना है? ग्लूकोज बनाना है। आगे जाके क्या बनाएंगे बेटा हम लोग? ग्लूकोज। तो आगे जाके हमको ग्लूकोज बनाना है, और ग्लूकोज एक अल्डिहाइड ग्रुप चाहिए। अगर मुझे ग्लूकोज बनाना है, तो मुझे उसके अंदर एक अल्डिहाइड ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में अल्डिहाइड ग्रुप क्रिएट होते बराबर ये बना देगा फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। तो पीजीए में अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ, पीजीए में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये क्या बनाएगा? अल्डिहाइड। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, PGAL, पागल नहीं, ओके, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड के लिए इसमें क्या ऐड होना है? हाइड्रोजन। तो जब भी किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड होता है तो क्या पढ़ाया था बेटा मैंने? हाइड्रोजीनेशन। तो इसमें क्या ऐड हुआ बेटा? हाइड्रोजन ऐड हुआ। फिर ये हाइड्रोजन आया कहां से? बराबर, जैसा यहां पे बोला मैंने, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुआ तो आया कहां से? एटीपी से। और एटीपी कहां से आया? लाइट रिएक्शन से। सेम वे यहां पे भी हाइड्रोजन कहां से आया? बोले बराबर, ये वहां से आया होगा जो लाइट रिएक्शन से। तो लाइट रिएक्शन से हमको क्या मिला बेटा? याद करो, एन ए, क्या मिला लाइट रिएक्शन से? बना देता हूं मैं अभी। लाइट रिएक्शन से याद करो, हमको मिला था एन ए डी पी एच टू। इस NADPH2 में से हाइड्रोजन निकला तो क्या बना? NADP, प्लस प्लस नहीं, NADP, बराबर। अब इस NADP का क्या होगा बात की बात है, लेकिन NADPH2 में से क्या निकल गया बेटा? हाइड्रोजन निकल गया। तो हाइड्रोजन निकले बराबर हम इसको क्या बोलेंगे? डिहाइड्रोजिनेशन। इसलिए कुछ बुक्स में डिहाइड्रोजिनेशन लिख के मिलेगा इस एरो के ऊपर में। सो मेरे कहने का मतलब यह है बेटा
किसी का इसमें से निकलेगा तो किसी के इसमें ऐड होगा। एटीपी में से फॉस्फेट निकला करके पीजीए में फॉस्फेट ऐड हुआ। NADPH2 में से हाइड्रोजन निकला करके पीजीए में हाइड्रोजन ऐड हुआ तो अल्डिहाइड ग्रुप क्रिएट हुआ। लेकिन हमारे पास में कितने पीजीए है बेटा? 12 है ना। तो ये H2 काफी नहीं है इस पीजीए को सेटिस्फाई, और हाइड्रोजन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास में लाइट रिएक्शन का हाइड्रोजन बचा है कि हाइड्रोजन प्रोटॉन बचा है? हाइड्रोजन प्रोटॉन बचा है। याद करो ना, अब क्या 10 बार वही तो नहीं बताऊंगा मैं। लाइट रिएक्शन के स्लाइड्स देख लेना, लाइट रिएक्शन के वीडियोस देख लेना, उसमें मिलेगा आपको साइक्लिक नॉन साइक्लिक में मिलेगा। तो वहां पे हाइड्रोजन है कि हाइड्रोजन प्रोटॉन है? हाइड्रोजन प्रोटॉन है, लेकिन हाइड्रोजन ऐड होगा, प्रोटॉन ऐड नहीं होगा। तो इस हाइड्रोजन प्रोटॉन के पास में कितनी वैलेंसी है? 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन। तो अगर मुझे इसको स्टेबल करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो NADP में से मैं 2 इलेक्ट्रॉन छीनूंगा। ये छीन लिया तो ये बन गया हाइड्रोजन। क्या बन गया? हाइड्रोजन। लेकिन जैसे ही आपने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन छीना, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन छीना तो इस पे कितनी वैलेंसी क्रिएट हुई? 2। NADP प्लस प्लस, याद आ गया? तो NADP प्लस प्लस मैंने क्या बोला था? डार्क रिएक्शन में बनाएंगे। तो चलो, कितने चीजों का इस्तेमाल हुआ बताओ भी मुझे। 4 चीजों का इस्तेमाल हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो गया जो एटमॉस्फेयर से आएगा। देखो ना, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिला? एटमॉस्फेयर से। एटीपी कहां से आया? लाइट रिएक्शन से। NADPH2 बेटा, ये कहां से आया? लाइट रिएक्शन से। हाइड्रोजन प्रोटॉन भी यूज हुआ, ये कहां से आया? लाइट रिएक्शन से। टोटल कितने चीजों का इस्तेमाल हुआ? 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ATP, 3 NADPH2 and 4 हाइड्रोजन प्रोटॉन। और 2 चीजें बनेगा बोला था मैंने, उसमें से एक चीज बना चुके बेटा हमने। फॉर्म कौन सा? NADP प्लस प्लस बना दिए। अब ये NADP प्लस प्लस किस में जाएगा? याद है ना, ये जाएगा नॉन साइक्लिक रिएक्शन में, और वहां पे NADPH2 बना के वापस आएगा। अब एल्डिहाइड हो गया। अब ये फॉस्फोग्लिसरॉल हमारे पास में कितना है बताओ मुझे? टोटल 12 मॉलिक्यूल्स। और इस टोटल 12 मॉलिक्यूल्स में PGAL, अब इसमें C1 है, ये सब चीजों की जरूरत नहीं बेटा अभी। C2 है, C3 है, और सभी में फॉस्फेट 3rd पोजीशन पे है क्योंकि फर्स्ट का निकल चुका है। अब टोटल मैंने कितना बोला? यहां पे 12 है। इस 12 PGAL में से 1 मॉलिक्यूल कितना? 1। तो 12 में से -1 कितना बचा? 11। एक मॉलिक्यूल का आइसोमराइजेशन होगा। आइसोमराइजेशन का मीनिंग बताया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। तो अब इसमें क्या हुआ? C1, C2, C3। फॉस्फेट कहां पे था? 3rd पे। तो फॉस्फेट 3rd से निकला, फॉस्फेट 3rd से निकला और फर्स्ट पे चला गया। तो इसको बोलेंगे इंटरनल रीअरेंजमेंट।
और इंटरनल रीअरेंजमेंट की वजह से अब ये आइसोमेरिक फॉर्म बना DHAP। सब फुल फॉर्म दूंगा बेटा मैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो DHAP क्या है? PgAl का आइसोमेरिक फॉर्म है। टोटल PgAl कितने? 12। इस 12 में से कितने PgAl का आइसोमराइजेशन हुआ? एक ही PgAl का। तो 12 में से एक माइनस हुआ तो 11 बचे। तो PgAl 3 कार्बन एटम कंपाउंड, DHAP भी 3 कार्बन एटम कंपाउंड। तो DHAP इज द आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ PgAl। DHAP और PgAl का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। अब क्या होता है? DHAP कंबाइंस विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl। फिर से लिखता हूं ना मैं, ठीक है? DHAP कंबाइंस with 1 molecule of PgAl। मतलब पहले कितना था? 12। 12 में से एक कन्वर्ट हुआ, मतलब यहां पे लिख देता हूं ना मैंने, C1 फॉस्फेट, C2, C3 बराबर। अब PgAl में से एक PgAl DHAP बना दिया, बचे कितने? 11। अब मैंने क्या बोला? DHAP कंबाइंस विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl, मतलब 11 में से कितने यूज हुए? 1। अब 11 में से फिर से 1 यूज हुआ, अब कितने बचे? 10 PgAl बैलेंस। इसका यूज अपन कल करेंगे बेटा, आज नहीं, आज तो टाइम कम है, यहां खत्म कर देता हूं थोड़ी देर में। लेकिन अब कितने बचे? 10। अब इसके बारे में कल सोचेंगे। कंबाइन हुआ तो हम इसको रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब PgAl कितने कार्बन एटम कंपाउंड है? 3। कंबाइन करता हूं थोड़ी देर मेरे को। C1, C2, C3 और इसको क्या था? फॉस्फेट। अब अपन ने क्या बोला? 1 मॉलिक्यूल ऑफ DHAP एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl कंबाइन हुआ। तो जब कंबाइन हुआ तो दोनों के बीच में क्या बना? बॉन्ड। अब बन गया बॉन्ड। अब 3 के बाद ये 1 नहीं आएगा, अब ये बन गया 4, ये बन गया 5, ये बन गया 6। और ये 6 कार्बन एटम वाला कंपाउंड का नाम है फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट या डाइफॉस्फेट बराबर। लेकिन ये 6 कार्बन एटम और ये 6 कार्बन एटम सेम दिख रहा है, बट सेम नहीं है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। अब क्या होगा? नेक्स्ट इसमें फॉस्फेट निकला तो बोलेंगे डी फॉस्फोराइलेशन। एक फॉस्फेट निकला ना, तो ये बन गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होगा। फ्रुक्टोज का आइसोमेरिक फॉर्म ग्लूकोज, तो ये बना दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसमें से ग्लूकोज बनाना है, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला, मतलब डीफॉस्फोराइलेशन, बन गया ग्लूकोज। क्लियर? खत्म। सो अब